हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम बताने जा रहा हूं। और आप सभी को पता ही होगा कि बोर्ड की परीक्षा में लगभग हर साल बायो-सेवर्ट का नियम या फिर बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग और या फिर बायो-सेवर्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग जानेंगे और बायो-सेवर्ट का नियम बोर्ड की परीक्षा में आप कह सकते हो कि 100% आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक है, तो इस चीज को जानने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेड का नियम। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रेड ने बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक है या फिर कोई धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ये बात ऑस्ट्रेड ने बिल्कुल साफ साफ बताई थी कि कोई धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है ये ऑस्ट्रेड ने नहीं बताया था। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा उसके विषय में जानकारी बायो-सेवर्ट के नियम से हमें मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो क्या देता है। वो देता है किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देता है। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट ने, जो कि दो अलग अलग भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने मिलकर के कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक तार के चारों ओर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक व्यंजक दिया, एक गणितीय व्यंजक कह लीजिए या अंग्रेजी में बोले तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे? फोटो से शुरुआत करेंगे, फिर उस फोटो की सहायता से हम लोग कहानी बनाएंगे। ठीक है, तो फोटो में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक धारावाही चालक तार। अब वो सीधे है, टेढ़े है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से आपका धारावाही चालक तार बना हुआ होगा। तो आप जरूरी नहीं है ऐसा ही शेप का बनाएं, किसी भी शेप का आप बना सकते हो। जैसा कि बुक में बना था इसीलिए मैंने भी इसी प्रकार से बना दिया। ठीक है, इसकी लंबाई से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, ये कितनी भी लंबाई का हो सकता है, क्योंकि इस धारावाही चालक तार के लघु अवयव के कारण हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे उस व्यंजक का। तो संपूर्ण चालक के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए, ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? फोटो में क्या आपको दिख रहा है कि एक धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो भैया इसके निकट के बिंदु ले लेते हैं कुछ, जैसे कि अगर हम मान लो कि अगर बिंदु इसकी बात करें, ये बिंदु P है। ठीक है, बात क्लियर है? ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु आपका P है। आप कहीं पर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे। ठीक है, तो अभी के लिए आप मानो कि बिंदु P कहां पर है, जैसा कि हमने फोटो में दिखाया है, यहां पर है। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है कि इस धारावाही चालक तार का लघु अवयव, ठीक है, लघु अवयव लेना पड़ेगा। लघु अवयव क्या होता है? हम मान लेते हैं कि ये धारावाही चालक तार क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का एक लघु अवयव यहां पर मैंने ले लिया। इस लघु अवयव की लंबाई को मैंने dl से दिखा दिया। किससे दिखा दिया? dl से दिखा दिया। ये लघु अवयव बहुत ही छोटा है, लेकिन हम बहुत छोटा यहां पर बना देंगे तो हमें और आपको समझने में दिक्कत होगा फोटो में, इसीलिए मैंने क्या किया है, उसे बड़ा बनाया है। लेकिन ये क्या है?
अनंत सूक्ष्म, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दूसरी जो स्टेप है, या कह लीजिए जो अगला स्टेप है, वो क्या है? तो इस लघु अवयव को हम बिंदु P से मिला देंगे। तो मिलाइए लघु अवयव को बिंदु P से। इस प्रकार से ये लघु अवयव को मैंने बिंदु P से मिला दिया। ठीक है, तो लघु अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी को भी हम मान लेंगे कि वो क्या है? स्मॉल r है। और जो आखिरी बात है मानने वाली, वो ये है कि लघु अवयव और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो फोटो में आप इतनी सारी बातें कंप्लीट कर लोगे। क्या क्या करोगे? एक धारावाही चालक तार लोगे जिसमें I धारा बह रही होगी। ठीक है, और उस धारावाही चालक तार के निकट कहीं पर भी एक बिंदु ले लोगे, बिंदु P। उसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा। ठीक है, और क्या करेंगे कि लघु अवयव लेंगे उस धारावाही चालक तार का। क्या लेंगे? उस धारावाही चालक तार का एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, एक छोटा सा भाग लेंगे जिसको dl से दिखा देंगे। ठीक, अब लघु अवयव को बिंदु P से मिला देंगे और मान लेंगे कि उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, अब आखिरी स्टेप क्या करोगे कि लघु अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच के कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे। तो इतना सारा जो है बायो सेवर्ट ने अपने प्रयोग में चीजों को मान लिया। ठीक है, अब उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। वो क्या निष्कर्ष थे उनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो यहां पर लिखते हैं, बायो और सेवर्ट के प्रयोग के अनुसार। क्या लिखेंगे? बायो और सेवर्ट के प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के अनुसार। ठीक है, तो एक चीज और बात आप लोग ध्यान रखिए कि फोटो में जितनी सारी चीजें मैंने मानी है उन सारी चीजों को कहानी के तौर पे आप लिखोगे ताकि क्या हो? व्यवस्थित ढंग से लगे। ठीक है, तो फिजिक्स में आप कोई भी निगमन करोगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उसमें फोटो है, जो फिगर है, उस फिगर को, उस फोटो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सही कोई त्रुटि ना आने पाए बनाइए आप। और उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो कहानी है, कथन है, उस चीज को भी स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तभी आपको क्या होगा कि बोर्ड की परीक्षा में 100% मार्क्स मिलेगा। नहीं तो वही होता है कि 5 नंबर का प्रश्न करके आओगे और 2 नंबर 3 नंबर आपका मिला, पूरा नंबर मिला ही नहीं। बोलोगे कि हमने तो किया था लेकिन हमें पूरा नंबर नहीं मिला। तो इसका वजह यही होता है कि आप क्या करते हो कि बस फॉर्मेलिटी अदा कर देते हो, जल्दी जल्दी सब इधर का उधर कर देते हो और कहते हो हमने पूरा कर लिया। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप 12th में हो तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विधिवत आपको फोटो बनाना होगा और फोटो में आपने क्या क्या माना है उस चीज को भी आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट के प्रयोग के अनुसार क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? पहला निष्कर्ष हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या था? पहला निष्कर्ष यह था कि इस लघु अवयव, हम इस पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल रहे हैं, हम इस लघु अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस लघु अवयव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो क्या है? इस लघु अवयव में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। ये किसने बताया? बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे कि dl के कारण, dl यानी लघु अवयव, dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। ठीक है, छोटा अवयव है तो उस छोटे अवयव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा होगा। कितना होगा? dB। ठीक है, तो dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, dl में बहने वाली
बहने वाली धारा I, धारा कितनी है I, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला बिंदु आपको याद रहेगा कि जो डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो डीएल में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम इसको गणितीय रूप में या कह लीजिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस प्रकार से लिख लेंगे और समीकरण 1 बना लेंगे कि dB जो है वो धारा I के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अब जो दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा पॉइंट है, वो क्या कहता है? तो दूसरा निष्कर्ष ये कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, dl के कारण बिंदु P पर, वो क्या है, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। बायो-सेवर्ट का जो प्रयोग था, उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, उन निष्कर्षों को यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि dB लघु अवयव की लंबाई, लघु अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग गणितीय रूप में लिख लेते हैं कि dB जो है आपका अनुक्रमानुपाती है dl के। ठीक, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिंदु है, प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त हुआ वो क्या था, वो ये है कि dl और बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा है उसकी लंबाई स्मॉल r, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बात को भी लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे dB, ठीक है, dB लघु अवयव और P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई स्मॉल r, ठीक है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब इसको भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, dB अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है, चौथा और आखिरी पॉइंट है बायो-सेवर्ट के प्रयोग पर आधारित, वो ये है कि भैया आपका जो लघु अवयव है, ठीक है, लघु अवयव और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है बिंदु P पर dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला कथन जो है काफी लंबा है, थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख कर समझाने की कोशिश करता हूं। तो चौथा पॉइंट यहां पर हम लोग लिखते हैं, चौथा पॉइंट कि dB कैसे लिखेंगे, dB लघु अवयव और P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन, हिंदी में ज्या, अंग्रेजी में साइन। ठीक है, साइन कॉस टेन जानते हो ना, त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो वही कह रहा है डीबी लघु अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, होता है। ठीक, यानी डीबी क्या हो गया आपका, अनुक्रमानुपाती हो गया। इसको हम लोग भी ब्रैक मार्कर से लिखते हैं, तो डीबी अनुक्रमानुपाती हो गया साइन थीटा के। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये चारों निष्कर्ष प्राप्त होते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से, और इन चारों नियमों को जब हम लोग, इन चारों बिंदुओं को जब हम लोग मिला देते हैं तब हमारा क्या प्राप्त होता है। देखिए, तो यहां लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर। तो जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा डीबी अनुक्रमानुपाती क्या क्या है, देखिए आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमें ये व्यंजक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक जुड़ता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, नीचे जगह कम है। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, ये जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई जुड़ गया। क्या जुड़ गया, ये एक आपका नियतांक है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो सारी चीजें हैं आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट के नियम से इस लघु अवयव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो कितना होगा, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। बात क्लियर है। म्यू नॉट क्या है, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। तो म्यू नॉट कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और इस पूरे का मान कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे का मान होता है आपका 10 पर घाते ऋण 7। कितना होता है, 10 पर घाते ऋण 7 मान होता है। और अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये आप इधर पक्षांतर करोगे। ठीक है, ये बाकी सारी क्वांटिटी को भी इधर पक्षांतर करोगे तभी तो इसका हमें मात्रक प्राप्त होगा। तो जब इन सारी क्वांटिटी को आप इधर पक्षांतर करोगे तो ये जब इधर आएगा आर स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और ये धारा है आपका आई, और ये आपका क्या है, ये भी एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, और साइन थीटा उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा मैं आप लोग को लिख देता हूं वेबर। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, आप ये कॉपी पे हल करके देख लेना, पक्षांतर वगैरह करके मात्रक निकालने के लिए यही आएगा, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। बात क्लियर है। अब बात आ जाती है यहां पर कि भैया परिमाण तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन दिशा क्या होगी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो उसके लिए हमें दाएं हाथ का हथेली का नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दाएं हाथ का हथेली का नियम, जैसे कि मेरा दाएं हाथ ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस दाएं हाथ को क्या करूंगा कि चालक तार में जो धारा बह रही है उस धारा के दिशा में अंगूठे को रखूंगा। तो धारा देखिए ऊपर की ओर बह रही है, तो अंगूठे को मैंने ऊपर किया है, और इन अंगुलियों को उस बिंदु की तरफ करेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखिए बिंदु इधर है ना, तो मैंने उंगलियों को उधर किया है। अगर बिंदु इधर रहता तो अंगुलियों को इधर करता। तो अंगूठा धारा की दिशा में और अंगुलियां बिंदु की दिशा में, इस प्रकार से देख रहे हो आप। ठीक है,
तो ये जो हथेली ये दिखा रहा है ना, ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। किसकी दिशा को दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस तल के भीतर और अभिलंबवत, या फिर कह लीजिए कि इस तल से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भीतर की ओर। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। ठीक है, किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। अब कहोगे ये क्रॉस क्या होता है? तो आप देखिए, अगर कोई तीर आपके सामने आए तो उसके सामने का भाग नुकीला एक बिंदु जैसा दिखेगा, लेकिन अगर वही तीर आपके तरफ से मेरी तरफ आए तो आपको उसके पीछे का सिरा दिखेगा, जो कि कैसा होगा? ऐसा, क्रॉस जैसा होगा। ठीक है, ठीक। और अगर वही बिंदु P इधर होता तो तब आप अंगूठे को ऊपर रखते धारा की दिशा में और अंगुलियों को किधर रखते? बिंदु की दिशा में। तो यहां पर आप देख रहे हो हथेली बाहर की ओर दिखा रहा है, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती वो इस प्रकार से दिखाते, मतलब कि तीर जो है निकलकर सामने की ओर आपकी तरफ आ रहा है तो उसका नुकीला सिरा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब रही बात कि ये जो है आपका तो परिमाण केवल है। अब इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, इसी व्यंजक को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए देखिए, ये जो है आपका ये आप जो देख रहे हो ना, इसको भी एक वेक्टर रूप में ले लेते हैं। किस रूप में ले लेते हैं? सदिश या वेक्टर रूप में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आर वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। और इस लघु अवयव की लंबाई को भी हम लोग क्या मान लेंगे? सदिश के रूप में। तो ये आपका डीएल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का कोण कितना है? थीटा। वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो इन्हीं दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन्हीं दोनों का क्या होगा? जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे डीबी वेक्टर। क्या लिखेंगे? डीबी वेक्टर बराबर μ0/4 पाई। ठीक है, धारा से कोई लेना देना नहीं है, बाहर ही कर दीजिए। तो अब देखिए, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस तल के अभिलंबित भीतर की ओर ना। तो फिर से आप दाएं हाथ का नियम लगाओगे और आर से डीएल की तरफ उंगली को मोड़ोगे तो अंगूठा बाहर दिखाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? भीतर की ओर है। तो इसलिए हमें डीएल से आर की तरफ अंगुलियों को मोड़ना पड़ेगा। देखिए डीएल क्या है? इधर है, और आर क्या है? इस दिशा में है। तो डीएल से आर की तरफ जब मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? अंगूठे की दिशा इस तल के अभिलंबित भीतर की ओर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डीएल क्रॉस आर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, बटे यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा आर क्यूब। अब कहोगे यहां आर स्क्वायर से आर क्यूब कैसे हो गया सर? तो मैं आपको बता दूं कि जब यहां पर डीएल क्रॉस आर वेक्टर लिखे हो तो इसको जब लिखोगे डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हो? डीएल आर साइन थीटा, यही लिखोगे ना। देखिए कि ए क्रॉस बी बराबर आपने पढ़ा होगा ना कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या है? दिशा को दिखा रहा है, एकांक सदिश है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल क्रॉस आर, तो आपका क्या होगा? डीएल आर साइन थीटा, यही तो होगा। ठीक है, तो इस समीकरण में आप देख रहे हो कि डीएल साइन थीटा है, आर ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ऊपर आर नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लिखने से ऊपर आर आ जा रहा है, तो नीचे भी एक आर एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना, ताकि ये पहले जैसा समीकरण हो सके। अगर आप केवल यहां पर आर स्क्वायर लिख देते तो ऊपर जो आपका डीएल क्रॉस आर बराबर डीएल आर साइन थीटा आया है, तो इस आर से नीचे वाला एक आर कट जाएगा और यहां पर केवल आर बचेगा, लेकिन समीकरण में नीचे आर स्क्वायर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे एक आर का और गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? बायो सेवर्ट का सदिश रूप हो गया। और ये आपका बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो है। मतलब इसमें केवल परिमाण है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जहां समस्या हुई है उसको एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए और
वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, ठीक है। जो भी चीजें आपको नोट करने वाली हैं तुरंत वहीं पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।